मधुर कैंटीन। इतिहास के विद्यार्थियों को शायद इसके बारे में पता हो। दिसंबर 1970 में जब पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए तो बहुत सी बातें पहले से ही चल रही थी। बहरहाल 300 सीटों के हाउस में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में थीं और 140 वेस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को भरोसा था कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और ईस्ट पाकिस्तान में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जमीनी हकीकत से नावाकिफ जनरल यहया खान ने चुनाव कराए और पूरी ईमानदारी से कराए, लेकिन चुनाव में जब नतीजा आया तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की सभी 160 सीटें जीत लीं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उन्हें कोई सीट न मिली। फिर भी बहुमत तो उनको मिल ही गया था, परंतु वेस्ट पाकिस्तान के अधिकतर नेता मुजीबुर रहमान को भारत का एजेंट मानते थे और सत्ता उन्हें न सौंपी जाए इसके लिए यहया खान पर दबाव बनाया जा रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जोरदार विरोध किया। ये सब चल ही रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान की ढाका यूनिवर्सिटी में राजनीतिक बहस तेज हो गई। बंगाली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस मुद्दे पर 1950 के बाद से ही बहस तेज हो गई थी और लगातार ये मुद्दा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को आकर्षित करता था। चिटागोंग और ढाका का भारत के आजादी के आंदोलन में अहम रोल रहा था और बंगाली राष्ट्रवाद के लिए कलकत्ता, ढाका और चिटागोंग से आवाजें अंग्रेजों के समय से ही उठी थी। ढाका यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां ब्रेक के समय मधुर कैंटीन में जाते थे, जहां बंगाली राष्ट्रवाद पर बौद्धिक चर्चा होती थी। हालत ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकारों को मधुर कैंटीन से उलझन होने लगी थी। वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट से भेदभाव लगातार जाहिर था। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया तो मधुर कैंटीन से ही ये आवाज उठी कि पाकिस्तानी सरकार ने जरूरी मदद नहीं पहुंचाई। इस साइक्लोन में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार इस गुस्से को नहीं समझ पा रही थी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहले से ही ये मांग की हुई थी कि पाकिस्तान को इस्लामिक नहीं बल्कि सेक्युलर देश माना जाए। असल में तब के पाकिस्तान में अधिकतर हिंदू आबादी ईस्ट पाकिस्तान में थी और यहाँ वे राजनीति में भी सक्रिय थे। बंगाली राष्ट्रवाद की आत्मा में धर्म था ही नहीं, बाज़बान और उससे भी ज्यादा कल्चर की थी। यही वजह थी कि बिहारी लोगों को ईस्ट पाकिस्तान में वो सम्मान नहीं मिलता था और मूलतः भारत के बिहार राज्य के रहे ये बिहारी वेस्ट पाकिस्तान की पार्टियों को ही पसंद करते थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगता था कि ये उर्दू बोलने वाले लोग इस्लामाबाद से भेजे गए हैं और सब नौकरियां इनको ही मिल जाती हैं, क्योंकि रेलवे जैसी सेवाओं में उर्दू जरूरी जुबान थी। बहरहाल चुनाव के बाद सरकार को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आ चुका था। जनरल यहया खान ने 1 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली बुलाई थी, लेकिन वो टाल दी गई। इसकी खबर जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान पहुंची, बिहारी लोगों पर जबरदस्त हिंसा हुई। बड़ी संख्या में बिहारी मारे गए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो वेस्ट पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को पसंद करते हैं। 7 मार्च को बंग बंधु मुजीबुर रहमान ने ढाका में ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, इस बार संघर्ष हमारी आजादी के लिए है और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों ने माना कि ये महज राजनीतिक पैंतरा है और मुजीबुर रहमान चाहते थे कि बातचीत से मुद्दा सुलझ जाए। इस बीच पाकिस्तान की सेना में शामिल बंगाली फौजी अचानक गायब हो जा रहे थे। सेना ने बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी फौजियों पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया था। वहीं मुजीब 25 मार्च की शाम तक यही सोच रहे थे कि मामला बातचीत से हल हो जाए। मधुर कैंटीन में बंगाली राष्ट्रवाद की बहस तेज होती जा रही थी। 25 मार्च की रात को ही वेस्ट पाकिस्तान से आई फौज ने ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। 26 मार्च को मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की और बांग्लादेश नाम का देश बना। ऑपरेशन सर्चलाइट में 26 मार्च को फौज ने ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला किया। कई स्टूडेंट्स मारे गए। मधुर कैंटीन के मालिक मधुसूदन डे और उनके परिवार की भी हत्या हो गई। एक समय लगा कि सब खत्म हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी पूरी तरह से
तहस नहस हो गई। ढाका और चिटगोंग जैसे शहर बुरी तरह झुलस गए, लेकिन प्रतिशोध खत्म नहीं हुआ। बंगाली जनता ने मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखी।